एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमने जो क्लास 8 की ज्योग्राफी शुरू कर रखी है एनसीईआरटी की, तो आज उसका लास्ट चैप्टर है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमने जो हमारा पहला चैप्टर था रिसोर्सेज के बारे में, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे। ठीक है, वो पूरी जो क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है तो उसमें सारा फिर डीपली दे रखा है कि हर रिसोर्सेज के बारे में अलग अलग से एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमने थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था, जो एक तो हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज, एक पढ़ा था मैन मेड रिसोर्सेज और एक पढ़ा था हमने ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज हम जो देख रहे हैं वो है ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज, मतलब कि मानव कैसे एक संसाधन के रूप में है भी या नहीं है। तो आज इस चैप्टर में सारा हम देखेंगे कि कैसे कैसे मानव को एक संसाधन माना गया। संसाधन हमने क्या पढ़े थे भाई? संसाधन वो कोई भी चीज़, चाहे हमारे आसपास हो, दूर हो, मतलब कि वो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे लिए कुछ वैल्यू रखती हो। ज़रूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी फॉर्म में ही वैल्यू रखे, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी वैल्यू रख सकती है। जैसे क्या मैंने बताया था आपको पहले भी, हम कहीं घूमने जाते हैं तो नॉन मॉनेटरी फॉर्म है, लेकिन क्या है भाई, हमारे लिए वो चीज़ वैल्यू रख रही है क्योंकि वो हमारे लिए हमें अच्छी लगती है। ठीक है, हमें स्ट्रेस रिलीज हमारा करती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसका मतलब तो घूमने जाना भी क्या है भाई, जो टूरिस्ट पैलेसेस जो है हमारे, वो भी क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। तो हर वो चीज़ हमारे लिए संसाधन है जो हमारे लिए हमारी लाइफ में ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं क्या मानव भी एक संसाधन है। तो मानव क्यों नहीं है भाई संसाधन? मानव हमारे लिए संसाधन है क्योंकि हर वो एक्टिविटी, हर वो चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके द्वारा कैसे वो यूज़फुल हुई है हमारे लिए। ठीक है, अब हम बिस्किट खा रहे हैं, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, तो बेड पे सो रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये हमारे लिए अगर रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, तो ये किसके द्वारा बनाई गई हैं? तो ये हर वो चीज़ भाई मानव के द्वारा ही तो बनाई गई है। तो मानव तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन हुआ। ठीक है, तो अब मानव संसाधन है तो भाई उससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे? उससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि जिस देश की पॉपुलेशन जैसी होगी तभी तो उसको संसाधन बोला जाएगा। अब वो संसाधन है या एक बोझ है? ठीक है, तो ये देखते हैं आज के चैप्टर में हम सारा पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर कंट्री का कैसे कैसे है, और किस कंट्री की पॉपुलेशन किस कंट्री के लिए संसाधन के रूप में काम करती है, और किस कंट्री की पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए वो एक बोझ है जिसको सिर्फ खिलाना पिलाना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री है जो कि 1985 में क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट है HRMD। ठीक है, जो 1985 में बनाया गया था। पूछ लेते हैं ये, जो कि काम करता है किसके लिए? मानव को एक मानव के मतलब उसको कौशल को बढ़ाने के लिए, तभी तो मानव क्या रहेगा, संसाधन के रूप में रहेगा। ठीक है, तो मानव क्या अगर संसाधन के रूप में अगर हम बात करें तो भाई 3 चीज़ें मेन रहती हैं। एक तो रहता है स्वास्थ्य, किसी देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, मतलब कि उनकी हेल्थ कैसी है। एक वहाँ की एजुकेशन कितनी है, और एक क्या है कि भाई लोग मोटिवेटेड कितने हैं। ये 3 चीज़ हैं जो किसी भी देश के लोगों को वहाँ का संसाधन बनाते हैं या वहाँ के लोगों को वहाँ का बोझ बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें भाई एग्जाम में पूछी जा सकती। ये तीनों चीज़ें आपसे ऐसे ही लाइन रहती हैं, कुछ कुछ एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो हम देखते हैं, एक है कि भाई
PKVY, PKVY एक योजना थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये शुरू की थी 2015 में, भारत में 2015 में शुरू की गई थी। इसका क्या टारगेट था ये पूछ लेते हैं। तो इसका टारगेट था भाई 2016 से लेकर 2020 तक टारगेट रखा था कि भाई कम से कम 1 करोड़ भारतीय युवाओं को शिक्षित किया जाएगा। शिक्षित का मतलब क्या था कि भाई उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके कौशल का विकास किया जाएगा। ठीक है, शिक्षित का मतलब ये नहीं था कि सभी को एजुकेशन दी जाएगी, मतलब कि उनको कौशल, इतना जो स्किल, उनका स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वो जो रोजगार है पाने के लायक वो हो जाए। ठीक है, तो ये इनका टारगेट था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो अब देखते हैं भाई, जब हम मानव को एक रिसोर्सेज के रूप में देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या का जो वितरण है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, हर कंट्री में या हर कॉन्टिनेंट में कहाँ पर कितना कितना है। तो जनसंख्या के भी अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो 90% जनसंख्या कहाँ पर है, जो लैंड है उसका 30% भाग पर जनसंख्या का 90% जो है पॉपुलेशन उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कैसे हुआ भाई, अत्यंत असमान हुआ। ठीक है, जो जनसंख्या वितरण है वो हर जगह पर एक जैसा भी नहीं है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि कहीं पे तो लोग बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं और कहीं पे लोग कहीं कहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका में लोग क्या है, ज़्यादा बसे हुए हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो सूटेबल है उनके लिए, लोगों के लिए सूटेबल जो कंडीशन है रहने के लिए, तो इसका मतलब वहाँ पे वो ज़्यादा होगी। ठीक है, वो भी हम एक एक पढ़ेंगे क्या क्या कारक हैं। ठीक है, और कम कहाँ पर है, वो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में, ऊंचे पर्वतों में और जो विषुवतीय वनों में। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या है, यहाँ पर लोग कम हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो सूटेबल कंडीशन है रहने के लिए वो लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर हम और भी ज़्यादा बात करें, अभी जैसे हमने देखा थे 90% जो लोग हैं वो विश्व के 30% भाग पर ही रहते हैं। लैंड जो हमारा एरिया है उस लैंड के भी 30% भाग पर ही रहते हैं। अगर हम और ज़्यादा बात करें तो 3/4 लोग हैं, जो 3/4 लोग हैं वो 2 महाद्वीपों पर ही ज़्यादा रहते हैं, एशिया में और अफ्रीका में। ठीक है, एशिया में और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इन दो कॉन्टिनेंट की भी अगर बात करें तो इन 2 कॉन्टिनेंट में भी 60% जो लोग हैं वो 10 देशों में ही रहते हैं। ठीक है, 60% जो लोग हैं वो 10 देशों में ही रहते हैं। अब देखते हैं हम, ये क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से। ठीक है, अभी ये जो डाटा है भाई एनसीईआरटी में ये भी पुराना है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो भारत है जो चीन से ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की हो चुकी है। अभी का जो रिसेंटली डाटा आया हुआ है ये है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कि भाई चीन था, यहाँ पर था, इसके बाद भारत, फिर यूएसए। इनके अकॉर्डिंग ये देख लो, चीन और भारत के अकॉर्डिंग भी इनमें तो पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, लेकिन ये पॉपुलेशन क्या है, कम तो है लेकिन इतनी है कि 10 करोड़ से अधिक लोग इनमें हैं। ठीक है, इसलिए ये वो 10 देश हैं जहां पर 60% लोग कवर हो जाते हैं विश्व की जनसंख्या की। अभी जो भारत की पोजीशन है वो सबसे पहले नंबर पे आ चुकी है। तो ये देख सकते हो, भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया। ठीक है, इसके बाद है रूस और जापान। ठीक है, ये हैं जो पॉपुलेटेड देश माने गए हैं। तो भाई अब देखते हैं जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। ठीक है,
डेंसिटी, मतलब के पॉपुलेशन की है जो डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है कि भाई नंबर ऑफ पीपल लिविंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक यूनिट ऑफ एरिया में, अर्थ के सरफेस के एक यूनिट ऑफ एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, तो वो एक एवरेज निकाली जाती है, उसको बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। भारत की जनसंख्या का घनत्व की अगर बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में चारों तरफ होता है भाई ये 382 एवरेज निकाली गई है, वो लोग रहते हैं। विश्व की अगर बात करें, ठीक है, पूरे विश्व की अगर बात करें, औसत जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो कहाँ पर है भाई, वो है दक्षिण मध्य एशिया में, और इसके पश्चात है पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में, मतलब कि एशिया कॉन्टिनेंट में है भाई सबसे ज्यादा जो घनत्व है, ठीक है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई जनसंख्या का जो ये घनत्व है अलग अलग, मतलब कि अलग अलग, जो हमने बताया कि भाई जो 3/4 जनसंख्या है वो सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट में ही है, बाकी कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं है, और उनमें से भी अगर बात करें जो 10 देश हैं सिर्फ वहीं पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा क्यों, वहीं पर लोग क्यों हैं, ठीक है। तो ये है कि भाई इनको बहुत सारे ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब कि एक किसी भी एक एरिया की पॉपुलेशन को। तो वो कौन से हैं, तो एक है भाई ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब के भौगोलिक कारक, ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है, जिसमें है टोपोग्राफी, मतलब कि स्थलाकृति कैसी है भाई किसी भी जगह की, मतलब अब लैंड में क्या क्या है, लैंड में प्लेट्यू भी है और माउंटेन भी है, और ये जो प्लेन एरिया है ये भी है। तो लैंड में क्या है, लैंड हम सभी को मानते हैं, तो उसमें भी देखा जाता है कि जो मैदानी क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर लोग क्या रहेंगे भाई, ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग खेती भी कर सकते हैं, अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब कोई इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, सर्विस सेक्टर भी वहाँ पर अवेलेबल है। पर्वतों और पठारों की तुलना में क्या है भाई, मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। अब लोग तो वहीं पर रहेंगे ना जिनको वहाँ पर सुविधाएं रहेंगी, उनको जीने के लिए अपने कुछ काम भी करना पड़ेगा, ठीक है, उनको खाने के लिए भी चाहिए। तो जहाँ पर उनका रोटी कपड़ा मकान का अच्छे से वो पूरी हो जाती है सारी कंडीशन, तो वहाँ पर लोग रहते। तो मैदानी क्षेत्र क्या है भाई, ज़्यादा घने लोग बसे हैं वहाँ पर, ठीक है, तो जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो भी मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो गंगा का जो मैदान है विश्व के सबसे अधिक घने बसे जो क्षेत्र है उसमें आता है, और एंडीज, आल्प्स, हिमालय पर्वत क्या है भाई, यहाँ पर लोग कम रहते हैं। इसके बाद देखते हैं जलवायु, भाई किसी भी स्थान की जलवायु क्या है, रहने के लिए काफ़ी देखी जाती है, मतलब कि अगर ज़्यादा गर्म क्षेत्र में लोग क्यों रहना पसंद करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ठंडे क्षेत्र में भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा ठंड रहेगी तो ना तो वहाँ पर अच्छे से खेती कर सकते हैं, ना पशुपालन हो सकता है। तो जो ज़्यादा गर्म क्षेत्र होते हैं, ज़्यादा ठंडे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर लोग कम पाए जाते हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल सी जहाँ पर जलवायु रहती है वहाँ पर लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो सहारा का जो मरुस्थल है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश है, अंटार्कटिका है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, कहाँ लोग क्या है भाई कम रहते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि जो जलवायु है या तो ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी है। फिर मृदा देखी जाती है भाई, मिट्टी तो देखी जाती है, क्योंकि हमारी क्या है 50-60% जो लोग हैं, 50 से 60% जो लोग हैं आज भी कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो मिट्टी है जो किसी स्थान की वो तो जरूर देखी जाएगी। पहाड़ी इलाकों में इसलिए तो लोग कम रहते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, और वहाँ पर फिर क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है खेती की, ठीक है।
चाय के बागान या मतलब ऐसे ही उनको सीढ़ी नुमा खेती करनी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पर लोग कम रहते हैं। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, नदियाँ हैं, नदियों के कारण जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ रहती है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है भारत में, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है। चीन में हुआंग ही, ठीक है, चांगजियांग, मिस्र में नील नदी, ये उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, इसके बाद है जल। जल भी देखा जाता है कि भाई कहाँ कहाँ पर मीठे पानी के पास क्या रहेंगे, लोग ज़्यादा रहेंगे। मीठा पानी कहाँ से मिलता है, मीठा पानी मिलता है भाई नदियों से। ठीक है, नदी घाटियों के पास क्या है भाई लोग ज़्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल में क्या है, वहाँ पर पानी नहीं मिलता लोगों को, तो वहाँ पर लोग कम रहेंगे। खनिज तो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं भाई, क्योंकि खनिज क्या है, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। जहाँ के अब जैसे क्या है, ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में क्या है, खनिज निक्षेपण ज़्यादा हो, खनिज का जो डिपॉजिट रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको निकालने के लिए लोगों को रोजगार मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया जो दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मध्य पूर्व में तेल की खोज में ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके बाद भाई जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फैक्टर, मतलब कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर बिल्कुल करते हैं भाई। भौगोलिक चीज़ें थोड़ी ना देखी जाएंगी, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आर्थिक कारक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ठीक है, लोग क्या है भाई, जहाँ पर ज़्यादा रोजगार है वहाँ पर जो लोग हैं, जो जनसंख्या का घनत्व है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का ऑप्शन ज़्यादा है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, दो घने भारत में और भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बताया गया है। वैसे भारत में दिल्ली है जो, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया बन चुका है। ठीक है, अभी एनसीआर रीजन में 11,000 के आसपास यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है, दिल्ली में 11,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं रोजगार के चक्कर में। ठीक है, तो ये आर्थिक कारक तो है ही भाई, डिपेंड उसको कर रहा है ना, हमें प्रभावित कर रहा है। इसके बाद है सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक क्या है कि भाई अपनी संस्कृति से लोग क्या है, जो अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं वो लोग भी इस जनसंख्या के घनत्व को मतलब इफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि अब क्या रहता है कि जहाँ पर कुछ होगा ही नहीं वहाँ पर लोग क्यों रहना चाहेंगे, सबको इंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए भाई। ठीक है, एक कल्चरल जो प्रोग्राम होते रहते हैं वो भी एक, वैसे अगर हम क्या है कि वैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई अपनी संस्कृति से, अपने डाउन टू अर्थ रहना चाहते हैं, अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करता है। फिर सामाजिक कारक भी है भाई। सामाजिक कारक क्या है, रहने का, अच्छे जहाँ लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग जहाँ रहेंगे वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा रहता है। ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जहाँ रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ें देख के ही तो क्या करते हैं लोग अपना घर बनाते हैं ना, हर चीज़ को देख के बनाते हैं ना। एजुकेशन भी ज़्यादा अच्छी हो भाई, स्वास्थ्य जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी ज़्यादा अच्छे हो, रहने का लोगों का ढंग भी अच्छा हो। बैकवर्ड एरिया में क्या है कि वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होता जाता, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल दिया है पुणे, भारत में पुणे का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा है इसी चक्कर में। ठीक है, एक है भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जीवन प्रत्याशा पूछा गया है ये एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं यहाँ से। जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि भाई जीवन प्रत्याशा होती है कि औसत व्यक्ति के जीवित रहने की जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं। ठीक है, कि भाई एक जो एवरेज सी निकाल ली जाती है कि भाई हमारे जो भारत में है अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की ये है। वो कैसे निकाली जाती है, वो ग्रुप ऑफ पीपल से डाटा लेके और एक एवरेज निकाली जाती है कि भाई स्वास्थ्य इतना है अभी लोगों का, इस एज में इतना चलता है, तो ऐसे 50, 60, 70 ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल ली जाती है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है भाई उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, उसको जीवन प्रत्याशा मतलब के लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोली जाती है।
ठीक है। अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। भाई जनसंख्या में परिवर्तन कैसे कैसे होता रहता है। जनसंख्या परिवर्तन से मतलब है कि भाई एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में कितना परिवर्तन आया है। तो वो किस किस चीज पे निर्भर करता है भाई, एक तो जन्म पे, ठीक है, एक मृत्यु पे, और एक होता है भाई प्रवास, मतलब के जो लोग आते जाते रहते हैं उससे, इन चीजों से मतलब कि माइग्रेशन, अगर ना समझे प्रवास को तो माइग्रेशन, ठीक है। तो इन चीजों से, तीनों चीजों से क्या होता भाई, जनसंख्या में परिवर्तन आता रहता है। तो जन्म और मृत्यु तो क्या हो गया भाई, नेचुरल हो गई, ठीक है, ये हमारे हाथ में तो नहीं है, नेचुरल है। किसी का पैदा होना, आना जाना, ठीक है, ये तो नेचुरल है। इसमें हाथ में बस ये रहता है कि भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, ये चीजें। लेकिन कैसे कैसे ये चेंज हुआ है अभी हमें देखना है। ये जनसंख्या में परिवर्तन कब कब कितना कितना हुआ है। तो 1800 की बात करें भाई, सन 1800 तक जनसंख्या क्या थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म भी लेते थे, लेकिन मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि सुविधाएं, जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो नहीं थी। लोग जन्म लेते रहते, बच्चे जन्म लेते रहते थे और जल्दी ही मरते भी रहते थे, ठीक है। तो सन 1800 तक थी भाई जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर ये इसमें दिया गया है, तो इसलिए इस जो आंकड़े हैं ये याद रखना थोड़ा सा, एनसीईआरटी में गिवन है। 1804 में अगर बात करें तो विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी, ठीक है। 150 वर्षों में मतलब कि 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब के आसपास हो गई थी, ठीक है। तो जनसंख्या, इसको मतलब जो जनसंख्या ऐसे बढ़ती है और एकदम से अगर बढ़ती है तो उसको बोला जाता है विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं उसको। 1999 में मतलब के 30 वर्षों के आसपास ही जनसंख्या में दुगनी वृद्धि हुई। तो जनसंख्या विस्फोट हुआ ना, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि सुविधाएं मिलने लगी, लोगों को खाना भी मिलने लगा भरपेट। पहले क्या था, कुपोषण की वजह से भी लोग ज़्यादा मरते थे, मतलब कि खाना ही उनको अच्छा नहीं मिलता था, और मिलता था तो वो भरपेट भी नहीं मिलता था लोग, ठीक है, भूखमरी से भी मरते थे। और स्वास्थ्य की वजह से तो मरते ही थे भी, उनको मेडिकल सुविधाएं पहले इतनी थी नहीं। तो जब मतलब कि जब सुविधाएं होने लगी, खाद्य की आपूर्ति होने लगी, खाने की और औषधियों की, मेडिकल सुविधा जब मिलने लगी, तो जनसंख्या इसका मतलब ज़्यादा बढ़ने लगी। अब देखते हैं भाई जन्म दर क्या होती है और मृत्यु दर क्या होती है। जन्म दर होती है जब 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की, मतलब 1000 लोगों पर 1000 लोगों ने अगर जन्म दिया तो उसमें से जीवित कितने रहे हैं, उसको बोलते हैं जन्म दर। और उसी 1000 पर मरे कितने हैं जन्म लेते ही, ठीक है, उसको बोलते हैं मृत्यु दर। मतलब कि 1000 लोगों ने जन्म लिया तो उस टाइम पे मरे कितने हैं 1000 लोगों में, तो वो होती है भाई मृत्यु दर। इसी से क्या है कि भाई इसी से लोगों की जो पॉपुलेशन की वृद्धि है वो काउंट की जाती है। प्रवास होता, माइग्रेशन होता है भाई कि एक विशेष क्षेत्र में लोगों के आने जाने को, ठीक है। माइग्रेशन आना भी होता है, माइग्रेशन जाना भी होता है। अब जो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं, मतलब कि नेचुरल ग्रोथ रेट उसको बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, जो जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो रहता है भाई उसको नेचुरल, क्योंकि हमें क्या है, हम ग्रोथ रेट किससे निकालेंगे, लोगों के जन्म लेने से और कितने आए हैं कितने गए हैं उसी से तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दे रखे हैं भाई, अगर जन्म दर ज्यादा रहेगी तो क्या रहेगी, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगर दोनों बराबर है तो जनसंख्या एक जैसी रही है, और अगर जो जन्म दर है वो ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, ठीक है। मतलब कि जन्म दर अगर कम है और मृत्यु दर अगर ज्यादा है तो जनसंख्या कम हुई है, ठीक है, ये देख सकते हो। अब देखते हैं कि
अब देखते हैं भाई प्रवास मतलब कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन होता है कि भाई किसी भी कंट्री में लोगों का आना और जाना। दो तरीके से हो गया, मतलब कि किसी कंट्री में जब लोग आ रहे हैं उसको बोला जाता है आप्रवासी। आप्रवासी मतलब के इमिग्रेंट्स, ठीक है, इमिग्रेंट्स होता है। और जब लोग यहाँ से किसी देश से जाएंगे तो वो एमिग्रेंट्स मतलब के उत्प्रवासी। ठीक है, ये कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इससे याद रख सकते हो इन का मतलब है आना, तो यहाँ इमिग्रेशन की जगह आप इन से याद रख सकते हो। एग्जिट का मतलब है EX से याद रख सकते हो, एमिग्रेंट से ई से कि भाई यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं लोग, यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो। ये कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा सा। ठीक है, तो दो तरीके से क्या है भाई माइग्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, किसी एक जगह से अगर लोग एमिग्रेंट्स कर रहे हैं मतलब कि जा रहे हैं, तो दूसरी जगह पे दूसरी कंट्री में क्या है भाई उनका इमिग्रेशन हो रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग क्या है भाई आने से मतलब कि इमिग्रेंट्स से क्या होती है, वहाँ की तो जनसंख्या बढ़ेगी। और सूडान जैसे देश में क्या है कि भाई वहाँ से लोग ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, मतलब जैसे बाहर जा रहे हैं, उत्प्रवास ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि एमिग्रेंट्स ज़्यादा एग्जिट ज़्यादा कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ जनसंख्या में क्या होगी भाई कमी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं भाई, रोजगार से भी, रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं, सुख सुविधाओं की तलाश में जाते हैं, ज़्यादा अर्निंग की तलाश में लोग जाते हैं। ठीक है, कई बार गांव से शहर की तरफ भी लोग प्लान करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या है भाई जो जनसंख्या में वो परिवर्तन आता है। अब जनसंख्या के परिवर्तन के प्रतिरूप देख रहे, पैटर्न मतलब किस किस तरीके से होता है। ठीक है, पैटर्न प्रतिरूप होता है पैटर्न, किस किस तरीके से मतलब के जनसंख्या का जो परिवर्तन है वो हो रहा है। तो ये हम देखते हैं एक एक का। तो भाई जनसंख्या का जो पैटर्न है वो अलग अलग कैसे होता है, वो अलग अलग होता है कि भाई किसी देश में जनसंख्या है, किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि अनुभव की जा रही है, किसी देश में जनसंख्या की जो कमी है वो में अनुभव की जा रही है। ठीक है, तो कहीं पे क्या है कि जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर क्या है भाई, वहाँ पर जो जनसंख्या है एकदम से विस्फोट होगी। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो गई कि पहले जैसे केनिया का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पर जनसंख्या जो वृद्धि दर है वृद्धि है और वो भी काफ़ी ऊंची है वहाँ पर। क्यों है, क्योंकि जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर का है, दोनों ही। मृत्यु दर पहले तो ज़्यादा थी, लेकिन अभी क्या है कि सुख सुविधाओं की जो स्वास्थ्य की सेवाएं थी, मेडिकल जो फैसिलिटी थी वो मिलने लगी है, जिसकी वजह से जन्म दर उन्होंने अभी भी उतनी रखी है और मृत्यु दर कम हो गई है, जिसकी वजह से जो जनसंख्या है वो ज़्यादा बढ़ रही है। एक यूके का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर के जो कारण जनसंख्या वृद्धि की दर कम हुई है। ठीक है, जन्म दर, क्योंकि मृत्यु दर क्या है वहाँ पर ज़्यादा है और जन्म दर कम है। तो अब देखते हैं भाई जनसंख्या का संगठन क्या होता है, मतलब कि कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है भाई, पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है कि किस किस लेवल की आपकी पॉपुलेशन कितनी है। क्योंकि हमने जो मानव को एक संसाधन के रूप में देख रहे हैं, हमारा हर आदमी तो काम का नहीं होता। अब बच्चा पैदा होते ही तो काम करने नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं भाई एक जनसंख्या का जो संगठन है वो एक हम जनसंख्या के पिरामिड से एस्टिमेट लगाते हैं, किसी देश की जनसंख्या कितनी किस लेवल की है वो देखा जाता है। तो उसमें भाई 3 तरीके की जनसंख्या बांटी जाती है। एक तो है कि 15 साल से कम, 15 साल से कम कितनी जनसंख्या है। एक है 15 से लेकर और 60 साल तक की जनसंख्या, 60 या 65 भी रख लेते हैं,
ठीक है, वो कितनी है, फिर उससे ऊपर कितनी। तो ऐसे 3 लेवल में बांटा गया है उस पिरामिड को, ठीक है। वो डिपेंड करता, वो देखते हैं कि भाई किसी देश की जनसंख्या का जो कंपोजिशन है किस लेवल में ज़्यादा पड़ रहा है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है कितनी किस काम की है, ये देखते हैं। तो ये जो है भाई, ये देख सकते हो कि ये देखो 60 से 64 का जो ये दे रखा है, इसके ऊपर के लोग कितने हैं और 15 साल से जो है ये नीचे के लोग कितने हैं। क्योंकि इनको क्या मानते हैं, 15 साल से पहले भी बच्चा काम नहीं शुरू करता है, और जो 60-65 का जो आदमी हो जाता है वो भी काम शुरू छोड़ देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तरह की जो पॉपुलेशन हुई, ये क्या हुई, हमारे ऊपर क्या हो गई, फिर जो युवा जो बच गया यहाँ का, इस पे क्या है, ये भाई डिपेंडेंट है, ये सिर्फ खाने वाले हैं, ठीक है। ये डिपेंडेंट रहे, ये खाने वाले रहे, यहाँ पर कमाई नहीं होगी। तो हमारा जो मानव जो संसाधन के रूप में रहेगा, कौन सा ज़्यादा रहेगा भाई, ये। तो जो कंट्री इस एरिया में ज़्यादा पड़ेगा 15 से और 60 के बीच में जो कंट्री पड़ रहा है ज़्यादा, इसका मतलब वो कंट्री जो मानव को संसाधन के रूप में ज़्यादा यूज कर सकता है। तो अब हम देखते हैं, ये मैंने जो सारा बताया, ये समझा है, ये वही चीज़ है, ये लोग आश्रित होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं। अब देखते हैं, जैसे अगर हम केन्या की बात करें, तो यहाँ पर क्या भाई, ये जो नीचे वाला जो दे रखा है 15, देखो यहाँ से 0 से 4 वर्ष लोगों ने, मतलब जन्म कितने लोगों का हुआ है, ठीक है। ये आधार क्या है, इसका मतलब इनका आधार है भाई 14 है। यहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से मृत्यु भी काफ़ी लोगों की होती है, ठीक है। देखो जन्म लेने के बाद कितनी ज़्यादा मृत्यु हुई है, ठीक है, मृत्यु भी काफ़ी है। इसकी वजह से क्या है भाई, लोग जन्म लेके, जो आधार है वो तो 14 है, लेकिन ये देखो बिल्कुल ऊपर जाते जाते लोग क्या है, बहुत कम बच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दे रखा है भाई भारत का पिरामिड। भारत में क्या है कि जो जन्म दर है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जन्म दर है वो रह जाती है फिर, ठीक है। जितने लोग हैं वो ऐसे के ऐसे रह जाते हैं, और हमारी जो भारत की है, जो लास्ट की 65 के अबो वाले हैं, वो भी लोग काफ़ी बच जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिशु है वो जीवित रह जाते हैं। शिशु होता है भाई जो 1 साल तक का बच्चा रहता है, उसको शिशु बोला जाता है, ठीक है। और 1 साल के अंदर ही जो बच्चा मर जाता है उसको शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरिया है भाई भारत का, जो ठीक ठाक ही है, जो बीच वाला है ये ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है लोग, लेकिन काफ़ी है। तो हमारे पास लेकिन क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट काफ़ी है। हमारे लास्ट के जो है, भारत के पास लास्ट वाले जो है 65 वाले, 60 अबो वाले भी काफ़ी बच जाते हैं, और इधर वाले भी, क्योंकि सारे जीवित रह जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट काफ़ी हुए इसका मतलब, ठीक है। अब देखते हैं हम जापान का। ये देखो जापान में जो जन्म दर है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जन्म दर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो रह जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ वाले जो लोग हैं, ये देखो यहाँ पर इनका जो बीच वाला है वो काफ़ी स्ट्रोंग है। वो क्यों स्ट्रोंग है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन, मतलब कि उनको स्वास्थ्य अच्छा, उनका स्वास्थ्य अच्छा दिया जा रहा है, उनको एजुकेशन अच्छी दी जा रही है, लोग सकारात्मक हैं, ठीक है, तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर, इसलिए ये ज़्यादा है। भारत में ये देखो कि यहाँ पर है, लेकिन ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बीच वाला जो है हमारा, जो 15 से लेकर और 60 साल तक के बीच का है, लोग एजुकेटेड और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं मतलब है, लेकिन ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जापान, ठीक है। जापान में ये चीज़ें ज़्यादा है, ये मानव को संसाधन के रूप में ज़्यादा यूज करते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो ये देखा है भाई आज का हमने पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ पर वो कितना है, और वो पॉपुलेशन जिस कंट्री की जितनी भी है वो कैसे अपने उस पॉपुलेशन को संसाधन के रूप में यूज़ करती है, ठीक है। तो आज का चैप्टर होता है यही हमारा ख़त्म। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।